कभी सोचा है इस विशाल ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? अनगिनत तारों, निहारिकाओं और आकाशगंगाओं के बीच एक छोटा सा ग्रह, और उस पर एक प्रजाति जो खुद से सवाल पूछती है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और क्यों जिंदा हूं? यही सवाल इंसान को बाकी सब जीवों से अलग बनाता है, और इसी सवाल ने शुरू की हमारी कहानी। ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि अस्तित्व की खोज की है, जो 3.8 अरब साल पहले सागर की गहराइयों में शुरू हुई। कल्पना करो, एक ऐसा क्षण जब कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न अंधकार, न समय, न स्थान, सिर्फ शून्य, और फिर एक विस्फोट। वो एक क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया, द बिग बैंग। उस एक पल में ऊर्जा ने जन्म लिया, और ऊर्जा से बना पदार्थ, छोटे छोटे कणों ने मिलकर ब्रह्मांड की पहली नींव रखी। लेकिन एक सवाल जो हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं उठता है, वो विस्फोट हुआ कहाँ? वो शून्यता थी क्या? और हम आए कहां से? आखिर हमें कैसे पता चला कि 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे पृथ्वी बनी, ठंडी हुई, और फिर जन्म हुआ जीवन का? आज हम उसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे, जानेंगे कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में, जहां से शुरू होती है अस्तित्व की कहानी। चार 4.5 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक अराजक धूल और आग का तूफान था। सूरज के चारों ओर घूमती गैस और पत्थरों की अरबों कण आपस में टकराने लगे। हर टकराव के साथ गर्मी बढ़ती गई, पत्थर पिघलते गए, और धीरे धीरे एक चमकता हुआ गोला बनने लगा। वो गोला था हमारी धरती। शुरुआत में ये पूरी तरह आग थी, कोई समंदर नहीं, कोई आसमान नहीं, बस पिघला हुआ लावा, राख और भयानक गर्मी। फिर लाखों सालों तक उल्कापिंड, एस्टेरॉइड्स धरती पर बरसते रहे। इन्हीं टक्करों से धरती को मिला उसका जल। हाँ, वो जल जो अब हमारे समंदरों में है, शायद किसी दूर के ग्रह से आया था। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी, भाप ने बादल बनाए, और पहली बारिश हुई। वो बारिश जो हजारों सालों तक बरसती रही। धीरे धीरे धरती के घाव भर गए, और बनी पहली झीलें, नदियां और समंदर। अब ये आग का गोला नीला ग्रह बन चुका था। पर सवाल ये है, इस ठंडी होती धरती पर जीवन की चिंगारी कैसे जगी? जब पृथ्वी बनी, इन महासागरों में अनगिनत रासायनिक तत्व, एलिमेंट्स थे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। बिजली की चमक और ज्वालामुखीय गर्मी ने इन तत्वों को मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने पर मजबूर किया, जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, जो जीवन के मूल घटक हैं। यह सब बिना किसी योजना के सिर्फ प्रकृति के प्रयोग से हुआ, और लाखों वर्षों में यही अणु, मॉलिक्यूल्स एकत्र हुए, और पहली कोशिकाएं, सेल्स बनी। जीवन तो बना, पर सवाल अब भी वही है, ये तत्व, एलिमेंट्स, समंदर में आए कहां से? सबसे पहले बिग बैंग के बाद जो पदार्थ बना, वो था हाइड्रोजन और हीलियम, यानी ब्रह्मांड की शुरुआती गैसें। लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे भारी तत्व उस समय नहीं थे। ये सब बाद में बने, मरते हुए तारों, सुपरनोवा, और तारों के अंदर हुए नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से। हर बार जब कोई तारा फटता था, वो अपने अंदर बने ये भारी तत्व स्पेस में धूल और गैस के रूप में बिखेर देता था। इसी को कहा जाता है स्टारडस्ट, तारों की राख। जब पृथ्वी बनी, तो ये सारे तारों की राख वाले तत्व उसकी चट्टानों, वायुमंडल और महासागरों में शामिल हो गए। अब वही महासागर बन गए एक नेचुरल केमिकल लैब की तरह, जहां बिजली की चमक, सूर्य की किरणें और ज्वालामुखीय गर्मी इन तत्वों को जोड़ने लगी। करोड़ों साल तक महासागरों में अनगिनत रासायनिक अणु, मॉलिक्यूल्स तैरते रहे, कभी मिलते, कभी टूटते, जैसे प्रकृति कोई अनंत प्रयोग कर रही हो। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ।
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे मिले कि उन्होंने अपने चारों ओर एक झिल्ली मेम्ब्रेन बना ली और खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया। यही थी पहली कोशिका, सेल। यह छोटी सी नंगी आंखों से अदृश्य इकाई अपने अंदर जीवन का रहस्य छुपाए थी। उसने ऊर्जा लेना, खुद की कॉपी बनाना और बढ़ना सीखा। यह था जीवन का पहला रूप, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, जो आज हर जीव के अंदर मौजूद है। धीरे धीरे कुछ सेल्स आपस में जुड़ी, मिलकर काम करने लगीं और यहीं से शुरू हुआ सहयोग का युग, यानी बहुकोशिकीय जीवन, मल्टीसेल्युलर लाइफ। कुछ सेल्स शरीर का रक्षक बनी, कुछ मस्तिष्क, कुछ त्वचा, कुछ मांसपेशी, और पहली बार प्रकृति ने शरीर का विचार सोचा। बहुकोशिकीय जीवन के आने के बाद प्रकृति ने अपना सबसे बड़ा प्रयोग शुरू किया। हर कोशिका का काम अलग अलग होने लगा। किसी ने आंखें बनने की शुरुआत की, किसी ने पंख और किसी ने दिमाग। समंदरों में हजारों तरह के जीव जन्म ले चुके थे। कुछ ने कवच, शेल बना लिया ताकि दुश्मनों से बच सके। कुछ ने तैरने की गति बढ़ा ली ताकि शिकार कर सकें। यही था नेचुरल सिलेक्शन, जहां केवल वही जीव बचते थे जो अपने माहौल के हिसाब से सबसे बेहतर ढल सके। धीरे धीरे कुछ मछलियों ने पानी के बाहर झांकना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलफड़ों की जगह फेफड़े जैसे अंग विकसित कर लिए। और फिर एक दिन एक मछली ने धरती पर पहला कदम रखा। यही थे एम्फिबियंस, जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। लेकिन जमीन पर रहना आसान नहीं था। धूप, हवा, तापमान, सब कुछ नया था। तो प्रकृति ने कुछ जीवों को मोटी चमड़ी और अंडे देने की क्षमता दी। यही बने रेप्टाइल्स, सरीसृप। और सरीसृपों में ही एक दिन विशाल रूप लेने वाले जीव पैदा हुए, डायनासोर्स। लगभग 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज था सिर्फ डायनासोरों का। आसमान में उड़ने वाले पिटेरोसॉर्स, समंदर में तैरने वाले इच्थियोसॉर्स और जमीन पर गर्जना करते टिरानोसॉर्स। प्रकृति जैसे अपने चरम पर थी, शक्ति, आकार और विविधता में, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता। डायनासोरों के साथ ही कुछ छोटे गर्म खून वाले जीव भी पल रहे थे, जिन्हें हम कहते हैं मैमल्स, स्तनधारी। उन्होंने सीखा अपने बच्चों को दूध पिलाना, उन्हें गर्म रखना और समूह में रहना। यही छोटे जीव बाद में धरती के नए शासक बने। और फिर लगभग 6.6 करोड़ साल पहले आसमान से एक विनाशकारी उल्का पिंड गिरा। डायनासोरों का साम्राज्य मिट गया, पर वही पल स्तनधारियों की दुनिया के जन्म का कारण बना। यानी अंत भी एक नई शुरुआत था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब डायनासोर करोड़ों साल पहले धरती पर घूमते थे, तब इंसान तो था ही नहीं। फिर हमें कैसे पता चला कि वो वाकई मौजूद थे? कौन सी आंखें थीं जिन्होंने देखा वो युग? कौन सी किताब थी जिसमें लिखा है उनका इतिहास? असल में ये जवाब धरती खुद देती है। धरती की हर परत जैसे किताब का एक पन्ना है, जहां वक्त ने अपनी कहानी लिख छोड़ी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मर चुके जीवों के शरीर मिट्टी में दबते गए और लाखों सालों में वो धीरे धीरे पत्थरों में बदल गए। इन्हें ही हम कहते हैं फॉसिल। कुछ फॉसिल सिर्फ हड्डियां हैं, कुछ में तो पूरे जीव के निशान हैं, जैसे पंजे के निशान, अंडे, यहां तक कि पेड़ों के पत्तों के भी निशान। तो एक साल था 1824। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव, ऑक्सफोर्डशायर। यहां वैज्ञानिक विलियम बकलैंड ने खोजा दुनिया का पहला डायनासोर फॉसिल। उस जीव का नाम रखा गया मेगालोसॉरस। उसी समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भी हड्डियां मिलने लगी। दक्षिण अमेरिका, मंगोलिया, अमेरिका, भारत के गुजरात और मध्य प्रदेश तक। आज तक वैज्ञानिकों को दुनिया भर में लगभग 700 से ज्यादा डायनासोर प्रजातियों के फॉसिल मिल चुके हैं। इनमें से कुछ इतने विशाल हैं कि अकेली हड्डी किसी इंसान से बड़ी है। लेकिन ये हड्डियां इतने करोड़ों सालों तक बची कैसे रहीं? जब कोई जीव मरता है तो उसका शरीर सड़ जाता है, लेकिन अगर वो जल्दी से मिट्टी, रेत या ज्वालामुखी की राख में दब जाए तो उसका ढांचा धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। मिट्टी के अंदर दबा हुआ ऑक्सीजन और बैक्टीरिया से सुरक्षित रहता है और लाखों सालों बाद वही बन जाता है
एक फॉसिल, यानी ये धरती के टाइम कैप्सूल्स हैं जो अरबों साल पुराने रहस्य संभाले बैठे हैं। लेकिन हमें कैसे पता कि वो इतने पुराने हैं? यहीं आता है विज्ञान का जादू, रेडियो एक्टिव डेटिंग। वैज्ञानिक इन फॉसिल्स और पत्थरों में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मापते हैं, जैसे कार्बन 14। डेटिंग, जो लगभग 50,000 साल पुराने किसी हड्डी या जीव के अवशेष में मौजूद कार्बन कणों के आधार पर उसकी उम्र का अनुमान लगाती है। और जब बात लाखों करोड़ों साल की आती है तब काम आता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग, जो ज्वालामुखीय पत्थरों की उम्र मापता है। इसी तकनीक से हमें पता चला डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले हुए थे और 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड के गिरने से नष्ट हो गए। वो एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको के युकटान पेनिनसुला पर गिरा था और बना चिकसुलप क्रेटर। उस टकराव ने पृथ्वी को अंधेरे में डुबो दिया और 75% जीवन मिट गया। कभी सोचा है इस धरती पर सिर्फ इंसान ही क्यों बचा? क्यों नहीं कोई और बुद्धिमान जानवर है जो सोच सके, बोल सके, सपने देख सके? क्या शुरू से ही सिर्फ हम थे? नहीं, सच तो ये है, हम इंसान कभी अकेले नहीं थे। हम तो उस परिवार के आखिरी सदस्य हैं, जिस परिवार में कभी कई मानव प्रजातियां एक साथ रहती थीं, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, सब एक ही बिल्ली परिवार फेलाइट के हैं। जैसे एक ही परिवार में घोड़ा, गधा और झेबरा अलग अलग होते हैं, वैसे ही मनुष्यों के भी कई रिश्तेदार थे। वो भी इंसान जैसे ही दिखते थे, पर हर एक थोड़ा अलग था। कोई ताकतवर, कोई समझदार, कोई ठंड में जीने वाला, कोई जंगलों में। यही था मानव परिवार का युग, होमिनिडाए। लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर इवॉल्व हुआ होमो हैबिलिस, यानी ऐसा जीव जिसने पहली बार पत्थर को औजार बनाया। वो न बोल सकता था, न लिख सकता था, लेकिन उसने दुनिया बदलने की दिशा तय कर दी। यहीं से इंसान का सफर शुरू हुआ, औजार से सभ्यता तक। फिर आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले से 1,10,000 वर्ष पहले तक अस्तित्व में थी। यह प्रजाति अफ्रीका, एशिया और संभवतः यूरोप के कुछ हिस्सों में फैली थी। यह पहला मानव था जिसने सीधा खड़ा होना सीखा और 2 पैरों पर पूरी तरह चलने लगा। इनके शरीर मजबूत थे, मस्तिष्क बड़ा और सबसे जरूरी, उन्होंने आग को नियंत्रित करना सीखा। रात के अंधेरे में जब जानवर डरते थे, इरेक्टस आग के चारों ओर बैठकर कहानी सुनाता था। यही आग इंसान की पहचान बन गई। इरेक्टस सिर्फ अफ्रीका में नहीं रहा, वो एशिया, यूरोप और इंडोनेशिया तक गया। उसने सबसे पहले माइग्रेशन किया, जंगलों से रेगिस्तान तक। उसने हर माहौल में खुद को ढाला, यानी धरती का पहला ग्लोबल एक्सप्लोरर। फिर आए निएंडरथाल्स। यूरोप की बर्फीली गुफाओं में रहने वाले ये मानव मजबूत शरीर, चौड़ी छाती और छोटे पैर वाले थे। इनके पास हथियार थे, शिकार करने की रणनीति थी और शायद भावनाएं भी, क्योंकि हमें गुफाओं में उनके दफन किए गए शव मिले हैं, यानी वो अपने मरने वालों के लिए दुख महसूस करते थे। नेंडरथल इंसान से कुछ कम नहीं थे, बस कल्पना में थोड़े पीछे। उसी समय एशिया में रहते थे डेनिसोवंस, जिनके बारे में हमें सिर्फ कुछ हड्डियों से पता चला। और इंडोनेशिया के फ्लोर्स द्वीप पर रहते थे होमो फ्लोरेसीन्स, छोटे कद के पर चतुर जीव। और तब अफ्रीका की एक घाटी में एक नई प्रजाति ने आंखें खोली, होमो सेपियंस। उनका शरीर पहले जैसा था, लेकिन दिमाग अलग। वो सोच सकते थे, सवाल पूछ सकते थे और कल्पना कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ औजार नहीं बनाए, उन्होंने अर्थ बनाया। यही था द थिंकिंग ह्यूमन। हर प्रजाति अपनी जगह पर अनोखी थी, लेकिन कुछ तो हुआ जिसने बाकी सबको मिटा दिया। फिर शुरू हुई असली कहानी। सेपियंस अफ्रीका से निकले, वही रास्ते जिन पर कभी इरेक्टस चला था। यूरोप में उनकी मुलाकात निएंडरथल से हुई, कभी युद्ध, कभी मेल। डीएनए बताता है कि सेपियंस और नेंडरथल ने साथ में जीवन बिताया। आज भी हमारे अंदर 1 से 2% नेंडरथल डीएनए है, यानी हम सबके भीतर उस पुराने परिवार की गूंज अब भी जिंदा है। धीरे धीरे बाकी सभी मानव प्रजातियां गायब होती चली गईं, डेनिसोवंस, नेंडरथल्स, इरेक्टस, और धरती पर बच गया सिर्फ एक नाम,
होमो सेपियंस, जो आग से खेल सकता था, पत्थर से ईश्वर बना सकता था और भाषा से दुनिया बदल सकता था। अब इंसान अकेला था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। फिर आई कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोच की क्रांति। अब सेपियंस ने वो चीजें माननी शुरू की जो दिखाई नहीं देती। आत्मा, ईश्वर, कहानियां, नियम। इन कल्पनाओं ने समाज बनाया, सहयोग सिखाया और दुनिया को एक दिशा दी। अब वो सिर्फ जीव नहीं रहा, वो संस्कृति बन चुका था। लगभग 12,000 साल पहले जब धरती की बर्फ पिघलने लगी और मौसम स्थिर हुआ, इंसान के जीवन में एक क्रांति आई। अब वो सिर्फ शिकारी नहीं रहा, उसने देखा कि बीज से जीवन जन्म लेता है और यहीं से शुरू हुई खेती की सभ्यता। पहली बार इंसान ने धरती को जोता, बीज बोए, फसल काटी और बसना सीखा। यही थी कृषि क्रांति, जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। करीब 3,500 ईसा पूर्व मानव इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। शिकार और खानाबदोश जीवन से आगे बढ़कर इंसान ने पहली बार शहर बसाए, खेत जोते और सभ्यता की नींव रखी। मेसोपोटामिया, आज के इराक के क्षेत्र में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता उभरी। यहीं लिखावट का जन्म हुआ, कानून बने और प्रशासन की शुरुआत हुई। इसके बाद 3,100 ईसा पूर्व में नील नदी के किनारे उठी मिस्र की सभ्यता, जहां विशाल पिरामिड और फैरो के राजवंश मानव श्रम और आस्था के प्रतीक बन गए। फिर लगभग 2,600 ईसा पूर्व में आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत की भूमि पर फली सिंधु घाटी सभ्यता। यह दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। चौड़ी सड़कें, जल निकासी प्रणाली और समान आकार के ईंटों से बने घर। पूर्व में 2000 ईसा पूर्व आज के चीन में पीली नदी, येलो रिवर के किनारे शुरू हुई चीनी सभ्यता, जिसने धातु, रेशम और दर्शन की परंपरा को जन्म दिया। और पश्चिम में 1500 ईसा पूर्व आज के यूनान, ग्रीस में जन्म हुआ ग्रीक सभ्यता का, जिसने विचार, गणित और लोकतंत्र की नींव रखी। इन सब सभ्यताओं ने मिलकर मानवता को रूप दिया, भाषा दी, नियम दिए और वो पहचान दी जिसे हम आज सभ्यता कहते हैं। लेकिन आज इंसान धर्मों में बंट कर रह गया है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख तो कोई बौद्ध और कोई यहूदी। और अफसोस, हम आपस में खून के प्यासे बन बैठे हैं, उसी धरती पर जहां कभी हमने मिलकर सभ्यता की नींव रखी थी। मगर सच्चाई ये है, हम सब एक ही कहानी से निकले हैं, एक ही खून, एक ही डीएनए से बने हैं। हम सब होमो सेपियंस हैं। शायद वक्त आ गया है जब हम फिर से याद करें, इंसानियत किसी धर्म से बड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये संदेश हर होमो सेपियंस तक पहुंच सके और दुनिया में शांति स्थापित करने में हम सब संसार का भला कर सकें।